Hello friends, myself Saurabh Sharma and you are watching our YouTube channel Pavitra Education Point, a part of Harendra Classes खेल। देखिए दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से शॉर्ट रह गई थी, ठीक है। तो जो वो वीडियो जहाँ पर रुक गई थी वहीं से हम आज कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने पहली वो दो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप उन दोनों वीडियोज को देख लें, ठीक है, जिससे आपको शुरुआत से सब चीज समझ में आने लगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम जो राजस्थान में प्रमुख जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, ठीक है, बहुत सारे राजवंश हुए हैं। उनमें से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था चौहान वंश के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो चौहान है वो राजस्थान में काफी जगह हुए हैं, जैसे जालौर में, रणथंभौर में, अजमेर में, नाड़ौल में, सरोई में, कोटा में, ठीक है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे ये तो, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था जालौर के चौहान। जालौरों के चौहान में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो जालौर के जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति के बारे में आपको बता चुका था, ठीक है, कि अलग अलग इतिहासकारों और विद्वानों ने उनकी उत्पत्ति का स्रोत अलग अलग माना है, ठीक है। इस यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है किसकी, राजस्थान की। यहाँ से होकर एक पर्वतमाला गुजर रही थी, एक प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, पहले आप उन वीडियोज को देख लें, ठीक है। इस पर्वतमाला का नाम था अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर था आपका वेल मछली के समान कौन, जालौर, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको बता चुका था और मैं आपको यही बता चुका था कि इसका प्राचीन नाम क्या था, जावालीपुर था जालौर का, क्योंकि यहाँ पर ये जावाली ऋषि की क्या रही थी, तपोभूमि। वर्तमान में इसका नाम क्या है, जालौर। यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, इस वजह से इसका वर्तमान में नाम जालौर है। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जो ये जालौर है, यहाँ पर ये दुर्ग है सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कांचनगिरी, और वर्तमान में उस दुर्ग का क्या नाम है, सोनगढ़, ठीक है। ये सारे नाम इस जालौर दुर्ग के ही हैं, ठीक है, चार नामों से जाना जाता है इसको। ये मैं आपको बता चुका था और ये बता रहा था कि जो ये दुर्ग है इसकी वजह से जो चौहान है यहाँ के जालौर के, उन चौहानों को बोला जाता है सोनगरा चौहान। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। इसके बाद मैं आपको बता रहा था बच्चों कि आप ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये सुवर्णगिरी है, कौन सा, सुवर्णगिरी, ये तो बच्चों जालौर में है। कहां पर है दोस्तों, जालौर में। लेकिन एक इसके नाम से मिलता जुलता हुआ दुर्ग एक और है, वो कौन सा है, स्वर्णगिरी। कौन सा दोस्तों, स्वर्णगिरी। और ये स्वर्णगिरी जो है बच्चों, ये कहां पर है, ये अपने पड़ता है जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी में, इसलिए आप ध्यान रखना। सुवर्णगिरी तो कहां पर है, जालौर में, इसी दुर्ग की वजह से यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। लेकिन अगर स्वर्णगिरी की बात की जाए तो ये कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में। ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए यहां पर पड़ता है जालौर और यहां पर थोड़ा इधर की साइड अपना पड़ता है कौन सा, नाड़ौल। क्या पड़ता था यहाँ पर, नाड़ौल। नाड़ौल पाली में है बच्चों। कहां पर है नाड़ौल, वर्तमान में पाली में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नाड़ौल में भी चौहान हुए हैं, ठीक है, बता चुका हूं ये बात। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो जालौर के जो चौहान है उनका संस्थापक कौन है, ठीक है, यानी जालौर में जो चौहान वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, कौन है इनका संस्थापक। तो इनका संस्थापक है बच्चों, जालौर के चौहानों का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल सिंह चौहान। कौन है संस्थापक, कीर्तिपाल सिंह चौहान।
अब बात करें इस कीर्तिपाल सिंह चौहान की, तो देखिए यहाँ पर पड़ता है जालौर, यहाँ पर मैंने बताया आपको नाड़ौल पड़ता है, नाड़ौल पाली में है, ठीक है। यहाँ पर एक चौहान शासक हुए थे, बताया था मैंने नाड़ौल में चौहान हुए हैं, तो यहाँ पर जो एक चौहान शासक थे, कौन थे? नाड़ौल के चौहान शासक थे, उनका नाम था अलहण। क्या नाम था उनका? नाड़ौल के चौहान शासक का अलहण, ठीक है। उस अलहण के पुत्र थे कौन? कीर्तिपाल सिंह चौहान। ध्यान रखना बच्चों आप, ठीक है। नाड़ौल के अलहड़ के पुत्र कौन थे? कीर्तिपाल सिंह चौहान, जिन्होंने स्थापना की थी किसकी? चौहान वंश की। कहां पर? जालौर में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर पड़ता है अपना मेवाड़, मेवाड़ वाला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। मेवाड़ में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में आपके जो जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये कहां पर पड़ते हैं? मेवाड़ वाले क्षेत्र में आते थे उस टाइम। अभी भी मेवाड़ी क्षेत्रीय बोला जाता है इनको, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है क्या? मेवाड़। जब मैं आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मेवाड़ में जो शासक हुए थे कौन कौन। ध्यान रखना, ये क्या है अपना नाड़ौल और ये क्या है अपना मेवाड़, ठीक है। यहाँ मेवाड़ के तो शासक हुए थे कौन कौन? सामंत सिंह और कुमार सिंह। कौन कौन? सामंत सिंह और कुमार सिंह। ये सामंत सिंह और कुमार सिंह दोनों भाई भाई थे, ठीक है। हुआ क्या था कि जो एक कीर्तिपाल सिंह चौहान था, कौन? कीर्तिपाल सिंह चौहान, इसने आक्रमण कर दिया था किस पर? सामंत सिंह पर। सामंत सिंह कहाँ के थे? सामंत सिंह और कुमार सिंह ये दोनों मेवाड़ के थे, ठीक है। मेवाड़, और ये दोनों भाई थे। कीर्तिपाल सिंह चौहान जो था इसने आक्रमण कर दिया था सामंत सिंह पर, और जो ये इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कीर्तिपाल सिंह की तो क्या हो गई थी? जीत, और जो सामंत सिंह की थी वो हो गई थी, इनकी हो गई थी हार, ठीक है। यानी कीर्तिपाल सिंह चौहान ने इसको सामंत सिंह को हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये युद्ध हुआ था सामंत सिंह और कीर्तिपाल सिंह चौहान का, इस युद्ध में ये जो था इनका भाई कुमार सिंह, इसने इनका साथ नहीं दिया था सामंत सिंह का, और इनके अलावा और जो इनके साथी सामंत सरदार थे उन्होंने भी इस युद्ध में सामंत सिंह का साथ नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब सामंत सिंह की इस युद्ध में हार हो गई थी तो उसके बाद जो कुमार सिंह और जो बाकी साथी साथी सामंत सरदार थे उन्होंने सोचा कि अगर अगर उन्होंने सोचा कि अगर हम इस युद्ध में सामंत सिंह का साथ देते तो शायद हो सकता था कि सामंत सिंह इस युद्ध को जीत जाते, ठीक है। लेकिन हमने साथ नहीं दिया किसका? सामंत सिंह का। इसलिए कीर्तिपाल सिंह चौहान ने इनकी जो आपसी फूट थी उसका फायदा उठा लिया था। फिर इन जो बचे कुछ साथी सामंत सरदार थे और कुमार सिंह थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा क्यों ना हम कीर्तिपाल सिंह पर आक्रमण कर दें, क्योंकि इनको डर था कि अगर इसने सामंत सिंह को हरा दिया तो कहीं ये ना हो कि ये हमको भी हरा दे। इस वजह से इन्होंने क्या किया? सब मिल गए और इन्होंने आक्रमण कर दिया किस पर? कुमार सिंह ने किस पर? कीर्तिपाल सिंह चौहान पर, ठीक है। अब जो कुमार सिंह ने आक्रमण जब कीर्तिपाल सिंह चौहान पर किया था तो कीर्तिपाल सिंह चौहान ने किया, कीर्तिपाल सिंह चौहान जो था उसकी हार लगभग निश्चित थी, ठीक है, क्योंकि कुमार सिंह के जो सेना वगैरह थी वो बहुत ज्यादा थी। तो कीर्तिपाल सिंह चौहान ने क्या किया? कीर्तिपाल सिंह चौहान कहाँ का था? नाड़ौल का था। नाड़ौल से भागकर कहाँ पर आ गया बच्चों? ये जालौर में। कहाँ पर आ गया? जालौर में। और जालौर में इसने स्थापना कर दी किसकी? चौहान वंश की, ठीक है। इसलिए अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जो संस्थापक है कौन? कहाँ का? जालौर के चौहान वंश का। वो कौन है? कीर्तिपाल सिंह चौहान। कीर्तिपाल सिंह जो चौहान जो था ये अलहड़, नाड़ौल के जो अलहड़ थे उनका पुत्र था, ठीक है। इनके समकालीन मेवाड़ के दो शासक हुए थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह जो था, ठीक है, ये दोनों भाई थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। कीर्तिपाल सिंह चौहान जो था, कौन? कीर्तिपाल सिंह चौहान, इसने आक्रमण कर दिया था सामंत सिंह पर। इस पर सामंत सिंह हार गया था और कीर्तिपाल सिंह चौहान की क्या हुई थी? जीत। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर जो इस युद्ध में तो कुमार सिंह ने इसका भाग नहीं दिया था, लेकिन बाद में कुमार सिंह और जो बाकी बच्चे कुछ साथी इनके सरदार सामंत थे उन्होंने सबने मिलकर आक्रमण कर दिया किस पर? कीर्तिपाल सिंह चौहान पर। इसलिए कीर्तिपाल सिंह चौहान या नाड़ौल से भागकर कहां पर आ गए? जालौर में। और जालौर में इन्होंने स्थापना कर दी किसकी? चौहान वंश की। समझ में आया? ओके, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं इनकी ये जो कीर्तिपाल सिंह चौहान है इनके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। कीर्तिपाल सिंह चौहान कौन है ये? चौहान वंश के संस्थापक हैं। जालौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी चौहान वंश की स्थापना? 1181 ईस्वी पूर्व। 1181 ईस्वी पूर्व कीर्तिपाल सिंह चौहान ने क्या कर दी थी? चौहान वंश की स्थापना। अब देखिए, अब इन कीर्तिपाल सिंह चौहान के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे जो ये कीर्तिपाल सिंह चौहान है इनको एक उपाधि मिली है, कौन सी? केतु एक महान राजा। कई जगह पे कीतु एक महान राजा भी लिखा मिलेगा, केतु या कितु एक ही बात है। केतु एक महान राजा, ठीक है। ये क्या मिली है इनको? उपाधि। क्या मिली है दोस्तों? उपाधि, ठीक है। कीर्तिपाल सिंह चौहान को उपाधि मिली है कीतु एक महान राजा। और जो ये उपाधि है ये किसने दी है इनको? इस उपाधि को देने वाले हैं मुहनोत नैंसी। मुहनोत नैंसी। देखिए मैं फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइन में लिख नहीं सकता, इससे आपका सिलेबस नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लो डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। आप सेंटेंस को सुन के अच्छी तरीके से फ्लो डायग्राम से याद रख सकते हैं तो फ्लो डायग्राम से याद रखें, अन्यथा आप अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कर लें। तो मैं बता रहा था कि कीर्तिपाल सिंह चौहान को एक उपाधि मिली है केतु एक महान राजा। किसने दी है? मुहनोत नैंसी ने। मुहनोत नैंसी के बारे में आपको बता चुका हूं। मुहनोत नैंसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। अब देखना, चलो मैं लिख देता हूं, क्या कहा जाता है इनको? राजस्थान का अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल जो थे, ये जो अबुल फजल था ये जो अकबर था उसके नवरत्नों में शामिल था अबुल फजल, ठीक है। अब देखिए मुहनोत नैंसी। अब मुहनोत नैंसी जो है इनको राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मुहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुहनोत नैंसी की तो प्रमुख जो ग्रंथ है या प्रमुख जो मुख्य बुक है वो कौन सी है? नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी बीगर। ये दोनों इनकी फेमस बुक है। जो इनकी जो बुक है नैनसीरी ख्यात, उसमें ही इन्होंने इसको कीर्तिपाल सिंह चौहान को क्या कहकर संबोधित किया, यानी क्या उपाधि दी है? केतु एक महान राजा, ठीक है। आप इनके बारे में इतना याद रख सकते हैं। आपको बस यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कीर्तिपाल सिंह चौहान में, बस इतना ही ध्यान रखना है कि इनको उपाधि मिली है, मुहनोत नैंसी ने दी है, राजस्थान का अबुल फजल कहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनकी कीर्तिपाल सिंह चौहान के बाद भी जो जालौर थे उसमें बहुत सारे शासक हुए। अगर इनसे आगे थोड़ा हम चलें, ठीक है, तो इनसे आगे देखो कौन कौन हुए थे। इनसे आगे हुए थे समर सिंह। कौन? इनके बाद हुए थे समर सिंह, उसके बाद हुए थे उदय सिंह, ठीक है। इसके बाद हुए थे चाचिक देव। चाचिक देव, ठीक है। इनके बाद हुए थे सामंत सिंह। कौन हुए थे? सामंत सिंह। कई जगह आपको सावंत सिंह भी लिखा हुआ मिल सकता है। संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल सिंह चौहान। उनके बाद कौन कौन आए? समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव और सामंत सिंह। ये जितने भी हैं इनके बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इतिहास में केवल जो सबसे प्रतापी शासक होता है उसके बारे में ही ज्यादा डिस्कशन किया जाता है। और हमारे सिलेबस में भी केवल जो सबसे प्रतापी शासक हुए हैं जालौर के चौहानों में, जो सबसे प्रतापी शासक हुए कौन? कानड़देव चौहान, केवल उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये सामंत सिंह थे, कौन? सामंत सिंह या सावंत सिंह भी इनका कई जगह नाम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इनके पुत्र थे कौन? कानड़देव। कौन थे? कानड़देव चौहान। जो जालौर के चौहान है उनमें सबसे प्रतापी जो शासक अगर कोई हुए, सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक हुआ है तो वो कौन है? कानड़देव चौहान। किसका पुत्र था? सामंत सिंह का। आ रही है बात समझ में? ओके। अब देखिए, अगर बात करें कानड़देव चौहान की तो इनका जो शासन काल है वो माना जाता है 1305 से 1311।
क्या माना जाता है इनका शासनकाल? 1305 से 1311। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करेंगे किसके बारे में? कानड़देव चौहान के बारे में। सबसे प्रतापी जो शासक हुए हैं जालोर के चौहानों में, वो कौन है? कानड़देव चौहान। शासनकाल कब से कब तक का माना जाता है? 1305 से 1311 तक। अब देखिएगा, हालांकि इनका शासनकाल तो 1305 से 1311 माना जाता है, लेकिन हकीकत में जो इनके पिता थे सामंत सिंह या सावंत सिंह, उन्होंने 1296 में इनको गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन इनका जो शासनकाल की जो स्टार्टिंग मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं? 1305 से 1311। ओके, अब देखिएगा, अब बात आती है 1299 की। तब की 1299 की देखिएगा क्या हुआ था। अब 1299 की बात आती है तो आपको देखिए, मैंने बताया था कि इस तरीके से अपना था राजस्थान, यहाँ पड़ता था कौन? जालौर, यहाँ पड़ता था मेवाड़। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया था कि 1296 में इनको गद्दी पर बैठा दिया था इनके पिता ने, लेकिन शासनकाल 1305 से 1311 आता है इनका। बारह सौ 99 में जालौर की गद्दी पर कौन बैठे हुए थे? कानड़देव चौहान। ओके, कानड़देव चौहान बैठे हुए थे 1299 में जालौर की गद्दी पर। अब देखिएगा, अब थोड़ा हमें ये पता होना चाहिए कि इनके समकालीन जो दिल्ली सल्तनत थी, कौन? दिल्ली सल्तनत, उस पर किसका शासन था? ठीक है, वहां पर दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, कौन शासक था वहां पर? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की थोड़ी यहाँ पर बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो कब से कब तक चली थी? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। पता ही होगा, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का। उसमें किसकी हार हो गई थी? इब्राहिम लोदी की, और बाबर की जीत हुई थी उस युद्ध में। उसके बाद वहां पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी दिल्ली में। उससे पहले वहां पे बहुत सारे वंश हुए थे, जैसे 1206 से 1290 कौन सा वंश हुआ था वहां पर? सबसे पहला वंश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर स्थापना की थी। किसकी? गुलाम वंश की। उसके बाद खिलजी वंश हुआ। कौन सा? खिलजी वंश। तो 1206 से और 1290 तक कौन सा वंश चला था? गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी किसकी? इसकी, गुलाम वंश की। उसके बाद देखिए, सॉरी, 1290, 1206 से 1290 तक कौन सा वंश चला था? गुलाम वंश। उसके बाद 1290 से और 1320 तक कौन सा वंश आया रहा था यहाँ पर? किस वंश का शासन रहा था? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। किसकी? खिलजी वंश, सॉरी, खिलजी वंश। ठीक है, मतलब कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस समय जालौर की गद्दी पर, यानी जालौर जो था उस पर किसका शासन था? कानड़देव चौहान का। उस टाइम दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? यानी मतलब कि जो कानड़देव थे उनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो मैंने बताया कि 1206 में स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत की। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद 1290 से 1320 कौन से वंश का शासन काल रहा था? खिलजी वंश का। जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना कर दी थी यहाँ पर? खिलजी वंश की। उसके बाद देखिए तुगलक वंश हुआ।
सैयद वंश हुआ, और अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। इब्राहिम लोधी था उसका संस्थापक। इब्राहिम लोधी हार गया था बाबर से। उसके बाद वहां पर मुगल, ठीक है, मुगलों का शासन चला था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि घटना है 1299 की। कब की घटना है? 1299 की। और मैं आपको अभी बोल चुका हूँ कि 1290 से 1320 कौन सा वंश था यहाँ पर? खिलजी वंश। देखिए अब यहाँ, अब इसमें भी अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो 1290 से और 1296 तक कौन रहा था? जेके। जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद जो ये 1296 से और 1320 कौन रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी एके। कौन रहा था? जेके का क्या मतलब है? जलालुद्दीन खिलजी, और एके का क्या मतलब है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो ये था जलालुद्दीन खिलजी, इसका चाचा भी था और ससुर भी था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने इसकी जो बेटी थी अपने चाचा की यानी जलालुद्दीन खिलजी की, उससे शादी कर ली थी। इसका ससुर भी था, चाचा भी था, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको मारा था। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को, और खुद बन गया था वहां का शासक। समझ में आया? अब देखिए देखिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ भारत का मैप बनाने का, समझाने के लिए आपको। आपको समझ में आना चाहिए, मैप से कोई मतलब नहीं है। मैं देखिए यहाँ, देखिए राजस्थान यहाँ पर पड़ता है कौन? गुजरात। कौन सा राज्य पड़ता है यहाँ पर? गुजरात। ठीक है, गुजरात में एक मंदिर है, आपने सुना होगा, काफी फेमस मंदिर है। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। यही वही मंदिर है बच्चों जिस पर 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनबी ने। पता होगा आपको 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनबी ने, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर। अब देखिएगा घटना आती है 1299 की। 1299, देखिए मैंने बोला 1296 से 1320 किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो 1299 में दिल्ली में कौन बैठा होगा उस समय गद्दी पर? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो काफी शक्तिशाली था, स्वयं को सिकंदर ए शाही कहता था, सेकंड अलेक्जेंडर कहता था खुद को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। 1299 की बात आती है। अब गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर को ये लूटना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इस गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटना चाहता था। ठीक है, अब देखिए ये दिल्ली में था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब इसको ये दिल्ली, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिल्ली का शासक कौन है इस टाइम? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कहाँ आना चाहता था? ये आना चाहता था गुजरात। अब इसके पास देखो दो रास्ते थे, या तो ये यहाँ जालौर होकर आ सकता था या मेवाड़ होकर आ सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि जो सबसे प्रताप मतलब शक्तिशाली जो शासक हुए जालौर के वो कौन थे? कानड़ देव चौहान। तो सबसे पहले इसने पूछा कि भाई मुझे जाना है सोमनाथ मंदिर। ऐसे तो नहीं कहा कि सोमनाथ मंदिर लूटने जाना है, लेकिन इसने बोला कि गुजरात जाना है, आप मुझे रास्ता दे दीजिए यहाँ पर जालौर होकर। ऐसा तो था नहीं कि एक सेनापति या केवल एक व्यक्ति ही जाएगा, पूरी सेना जाती थी। उसमें काफी खेत वगैरह खराब हो जाते थे सेना जब गुजरती थी रास्तों से होकर। इस वजह से इसने कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पर? गुजरात। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे कहा? कानड़ देव चौहान से। मैंने बता दिया कानड़ देव चौहान शासक है, क्योंकि बात चल रही है 1299 की। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब इससे पूछा रास्ता देने के लिए तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, जालौर में ऐसे होकर नहीं जाएगी, कोई सेना वगैरह यहाँ होकर नहीं जाएगी, मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब इनके पास केवल एक रास्ता था, खां होकर जा सकते थे ये गुजरात, मेवाड़ होकर खां होकर जा सकते थे। क्योंकि जालौर के जो ये थे कानड़देव चौहान, इन्होंने तो मना कर दिया था रास्ता देने से। अब इनके पास रास्ता था, ये मेवाड़ होकर गुजरात जा सकते थे। ओके, देखिए आप इसको नॉलेज के लिए उतार लीजिए, वैसे पता होती है ये चीजें, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा आपने। अब देखिए बात है दिल्ली की। ये दिल्ली है, दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। लिख देता हूँ कब की बात है ये, पूरी घटना कब है? 1299 की। अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली में।
अपने जालौर में कौन है? कानड़ देव चौहान। और यहाँ पर अपना कौन था? मेवाड़। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। यहाँ पर जालौर है, जालौर में कौन है इस टाइम? कानड़ देव। इधर मेवाड़, मेवाड़ जो था, ठीक है, मेवाड़। अब ये अलाउद्दीन खिलजी कहाँ होकर जाएगा? गुजरात, मेवाड़ होकर, क्योंकि कानड़ देव ने इसे मना कर दिया है रास्ता देने से कि मैं नहीं जाने दूंगा यहाँ ऊपर जालौर होकर। अब इसके पास रास्ता बचा मेवाड़ होकर, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान रखना, जब यहाँ पर आ रहा है गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने, ठीक है, ये रहा गुजरात मान लो। अब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, जालौर में है इस टाइम कानड़ देव चौहान। मेवाड़ में कौन है? मेवाड़ में है इस टाइम समर सिंह। कौन? समर सिंह, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कीर्तिपाल सिंह चौहान के बाद जब मैंने शासक बताए तो उसमें ही बोला था समर सिंह, वो अलग समर सिंह है, ये अलग समर सिंह है, ठीक है। ये मेवाड़ के शासक थे उस टाइम पर, 1299 जब ये घटना है। और गुजरात का शासक कौन था उस टाइम पर? कर्ण बघेला। कौन बच्चों? दोस्तों कौन था? कर्ण बघेला। कर्ण बघेला गुजरात का था। अब देखिए साहब, ये इस अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, कौन कौन? उलूग खां। कौन? उलूग खां और नुसरत खां। कौन? उलूग खां और नुसरत खां। अब ये उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना जा रही थी खां होकर, मेवाड़ होकर, ठीक है, मेवाड़ होकर जा रही थी। इन्होंने तो मना कर दिया था रास्ता देने से, लेकिन जैसे ही देखिए जो ये समर सिंह था मेवाड़ का, उसका भी एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था निम्बा। कौन था मंत्री? निम्बा। जैसे ही इस बात का पता निम्बा को चला कि मेवाड़ होकर सेना जा रही है खां के लिए, गुजरात के लिए, इस निम्बा ने बताया किसको? समर सिंह को। इस निम्बा ने तुरंत बताया समर सिंह को कि महाराज ऐसे ऐसे यहाँ होकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही है उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। जैसे इस बात का समर सिंह को पता चला और इसने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन थोड़ा जब इन्होंने उलूग खां और नुसरत खां ने इसको समझाया तो ये मान गया रास्ता देने के लिए, लेकिन इसने इन पे से टैक्स लिया था। किस पे से? उलूग खां और नुसरत खां पे से क्या लिया था? टैक्स लिया था। किसने? समर सिंह ने, ठीक है। समर सिंह ने इन पे से टैक्स ले लिया था और इनको जाने दिया कहां पर? गुजरात। अब साहब देखो, उलूग खां और नुसरत खां आ चुके हैं कहां पर? गुजरात। गुजरात में क्या करने आए हैं? सोमनाथ मंदिर को लूटने। सोमनाथ मंदिर लूट लिया साहब इन्होंने, यहाँ पहुंच गए ये गुजरात, ठीक है। मैं चलो यहाँ बना देता हूँ कि उलूग खां और ये आ गया आपका नुसरत खां, ये दोनों आ गए कहां पर? गुजरात में पहुंच चुके हैं साहब, ठीक है। टैक्स ले लिया इन पर से किसने? समर सिंह ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि समर सिंह का मंत्री कौन था? निम्बा, ठीक है। समर आप याद रख सकते हैं, समर मतलब होता है गर्मी, गर्मियों में ज्यादा क्या नींबू पिया जाता है, नींबू रस, नींबू का पानी, ठीक है। तो निम्बा मतलब नींबू। आप इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि मेवाड़ के समर सिंह का मंत्री कौन था? निम्बा। उलूग खां नुसरत खां आ चुके हैं गुजरात। अब देखिए, इन्होंने सोमनाथ मंदिर में से मूर्ति को, मतलब जो मूर्ति थी सोमनाथ जी की, उसको ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये वापस इनको जाना था कहां पर? दिल्ली। अब समर इधर होकर ये नहीं जा सकते थे, मेवाड़ होकर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि टैक्स, इनको पता था कि यार इधर होकर जाएंगे तो दोबारा से टैक्स लेगा कौन? समर सिंह। इन्होंने इसलिए सोचा चलो होगा जो देखा जाएगा, जालौर होकर ही चलते हैं इस बार, ठीक है। मूर्ति को लूट, मतलब यहाँ से लूटने के बाद सोमनाथ मंदिर को इन्होंने सोचा होगा जो देखा जाएगा, खां होकर चलते हैं जालौर होकर। तो साहब यहाँ से उलूग खां नुसरत खां गुजरात आ गए, गुजरात को लूट लिया और अब खां होकर जा रहे हैं जालौर होकर, ठीक है। इधर होकर जा रहे हैं कौन कौन? उलूग खां और नुसरत खां। देखिए मैं यहाँ पर फ्लो डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी लाइनें लिखाई नहीं जा सकती। उलूग खां और नुसरत खां खां होकर जा रहे हैं इस बार जालौर होकर, दिल्ली वापस लौट रहे हैं यहाँ से मूर्ति को, मतलब जो सोमनाथ जी की जो मूर्ति थी उसको ले जा रहे थे अपने साथ और जालौर होकर जा रहे थे दिल्ली।
अब देखिए, अब एक कानड़ देव जो था, कौन? कानड़ देव। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कानड़ देव के बारे में। इन कानड़ देव के दो सेनापति थे इस टाइम पर। कौन, क्या क्या नाम थे उनके? जैता और देवड़ा। कौन कौन से थे? जैता और देवड़ा। जैसे ही इनको इस बारे में पता चला कि ये जो उलूग खां नुसरत खां यहाँ जालौर की सीमा पर होकर जा रहे हैं, कहाँ पर? दिल्ली, लूटने के बाद उस मूर्ति को, मंदिर को, तो इन्होंने ये सूचना दी किसको? कानड़ देव को। कानड़ देव काफी प्रतापी और शक्तिशाली थे बच्चों, ठीक है। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर दिया किस पर? उलूग खां और नुसरत खां पर। उलूग खां नुसरत खां पर जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, तो ये उलूग खां और नुसरत खां तो अपनी जान बचाकर कहाँ भाग गए? दिल्ली। यहाँ से बचकर निकल गए दिल्ली। और इन जो ये मूर्ति ले जा रहे थे सोमनाथ जी की, वो खंडित कर दी थी इन्होंने। और उस खंडित जो मूर्ति थी सोमनाथ जी की, उसको वापस ले लिया था उनसे। किसने? कानड़देव चौहान ने। लेकिन वो यहाँ से जिंदा बचकर पहुंच गए थे कहाँ पर? दिल्ली, ठीक है। ये घटना कब की चल रही है? सारी घटना 1299 की। ओके बच्चों, अब देखिएगा आगे। 1299 घटना चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ से निकल गए थे, खंडित मूर्ति ले ली थी किसने? कानड़देव चौहान ने इनसे छीन ली थी। किससे? उलूग खां और नुसरत खां से। अब देखिएगा, आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार आपसे फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि ये फ्लो डायग्राम है। आप कुछ दिन बाद जब इनको देखोगे तो आप कुछ यहाँ से समझ नहीं पाओगे। इसलिए अपने हिसाब से आप लिखें इन चीज़ों को, वीडियो को पॉज कर लें बीच बीच में, ठीक है। ये जैता और देवड़ा कौन थे? कानड़ देव के सेनापति थे बच्चों। चलो एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 1299 घटना है। दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। खुद को सेकंड अलेक्जेंडर कहता था, सिकंदर शाही कहता था, ठीक है। सेनापति इसके थे अलाउद्दीन खिलजी के। कौन कौन? उलूग खां, नुसरत खां। क्या चाहते थे? गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटना। गुजरात का शासक कौन था उस टाइम? कर्ण बघेला, ठीक है। जालौर होकर आना चाहते थे, लेकिन कानड़ देव ने मना कर दिया था, इसलिए खा होकर आए थे मेवाड़ होकर। मेवाड़ का शासक कौन था उस टाइम? समर सिंह। समर सिंह का मंत्री था निम्बा। निम्बा को जब इस बात का पता चला कि मेवाड़ होकर अलाउद्दीन की सेना गुजर रही है, तो उसने बता दिया किसको? समर सिंह को। समर सिंह ने इनको रास्ता तो दे दिया, लेकिन इनसे क्या लिया बदले में? टैक्स लिया। इन्होंने सोमनाथ जो मंदिर था उसको लूट लिया। उनकी जो मूर्ति थी जो सोमनाथ जी की, उसको भी ले लिया यहाँ से। लेकिन अब जो लौटते वक्त खा होकर जा रहे थे जालौर होकर। जालौर में कानड़ देव थे, उनके सेनापति थे जैता और देवड़ा। जैसे ही उनको इस बात का पता चला, जैता और देवड़ा को, उन्होंने तुरंत बताया किसको? कानड़ देव को। और कानड़ देव को इस बात का जैसे ही पता चला, उन्होंने आक्रमण कर दिया इस पर, उलूग खां और नुसरत खां पर। इनसे जो खंडित मूर्ति थी किसकी? सोमनाथ जी की, उसको घुसा लिया था, मतलब उसको छीन लिया था। इसके बाद क्या हुआ था? ये जान बचाकर दिल्ली वापस लौट गए थे। घटना कब की है? 1299। अब देखिए, थोड़ा और पॉइंट में बता दूं आपको एक दो। तो एक खंडित मूर्ति थी किसकी? सोमनाथ जी की। सोमनाथ जी की जो खंडित मूर्ति थी, इसके 5 टुकड़े हो गए थे। कितने टुकड़े हो गए थे? 5 टुकड़े, ठीक है। कितने टुकड़े हो गए थे? 5 टुकड़े। जो ये 5 टुकड़े थे, इनको जो कानड़ देव जो चौहान जो था, कानड़ देव चौहान, उसने यहाँ पर जालौर में एक गांव पड़ता है सराणा गांव। कौन सा गांव? सराणा गांव। वहां पर 5 शिव मंदिरों में क्या करवा दी थी? टुकड़ों की स्थापना, ठीक है। जालौर के सराणा गांव में सोमनाथ जी की जो खंडित मूर्ति के जो 5 टुकड़े थे, उनकी 5 अलग अलग शिव मंदिरों में क्या करवा दी थी? स्थापना। ये बात आप ध्यान रखना, ओके। अब देखिए, अब थोड़ा आगे चलते हैं।
मैंने आपको भी बताया कि वो लूक खां और नुसरत खां यहाँ से जान बचाकर कहाँ पहुंच गए थे, दिल्ली। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला तो वो काफी गुस्सा हुए, काफी नाराज हुआ वो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद घटना आती है 1305 की। कब की आती है दोस्तों? 1305 की। अब देखिए बात करते हैं जालौर की। किसकी? जालौर की। जालौर का शासक इस टाइम पर भी कौन ही है? कानड़ देव ही है। ठीक है, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पर दिल्ली में। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। एके का मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। 1305 में इसने फिर अपना पुनः एक सेनापति भेजा। ठीक है, आक्रमण करने के लिए। किस पर? जालौर पर। किस पर? जालौर पर। उस सेनापति का आप नाम याद रखना। इसका जो सेनापति आया था 1305 में, उसका नाम था एन उल मुल्क, एन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, एक ही नाम है दोस्तों ये। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? एन उल्क मुल्क मुल्तानी या एन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, कब की बात है? 1305 की। देखिए जालौर में कानड़ देव है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है। सेनापति कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? एन उल मुल्क मुल्तानी। घटना है 1305 की। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो कानड़ देव चौहान जो था, इनका एक पुत्र था, उसका नाम था बीरम देव। कौन था? बीरम देव। बीरम देव। कानड़ देव चौहान के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? बीरम देव। ये काफी सुंदर थे। ठीक है, बीरम देव काफी सुंदर थे। अब देखिए ये, चलो मैं आपके लिए बना देता हूँ साहब। यहाँ पर आपका ये मान लो जालौर है। ठीक है, इधर कौन है? ये जालौर। ये एन मुल्क मुल्तानी जो था ये आ गया था। अब ये जालौर पर क्या करना चाहता था? आक्रमण। आक्रमण करना चाहता था जालौर पर। लेकिन कानड़ देव चौहान काफी प्रतापी शासक थे। ठीक है, इतना आसान नहीं था उनके ऊपर आक्रमण करना। इसलिए काफी टाइम तक तो जो जालौर की जो सीमा थी उस पर ये सेना को लेकर पड़ा रहा था। कौन? एन उल मुल्क मुल्तानी। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई जालौर पर आक्रमण करने की। किसकी? एन उल मुल्क मुल्तानी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी जालौर पर आक्रमण करने की। इसलिए इसने एक दिन क्या किया, जो इसने क्या किया कि जो ये कानड़ देव था, कौन? कानड़ देव, इसको बुलाया। इसको अपने पास बुलाया। उसकी सीमा पर ही थे, जालौर की सीमा पर ही तो रुकी हुई थी किसकी सेना? अलाउद्दीन खिलजी की एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जो आई थी। तो इसने इसको बुलाया कानड़ देव चौहान को। ठीक है, किसने? एन मुल्क मुल्तानी ने। तो इसने क्या कहा कि जो एन मुल्क मुल्तानी था, इसने पहले तो काफी देर ये थोड़ी बहुत देर थोड़ा बात करते रहे। कौन कौन? कानड़ देव और एन उल्क मुल्क मुल्तानी। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? सोमरस पी लिया। क्या पी लिया दोस्तों? सोमरस। सोमरस मतलब दारू, समझ लो, वर्तमान में दारू बोल सकते हैं हम उसको। सोमरस पी लिया किसने? कानड़ देव चौहान ने। अब आदमी जब सोमरस पी लेता है तो पता है आपको, होश में नहीं रहता। होश में नहीं थे इस टाइम। कौन? कानड़ देव। तो इसने क्या कहा इन उल्क मुल्क मुल्तानी के कि भाई संधि का प्रस्ताव रखा। किसके सामने? कानड़ देव के सामने। कानड़ देव के सामने इसने संधि का प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ संधि कर लीजिए। ठीक है, तो ये कानड़ देव जो थे ये संधि के लिए मान गए। और यानी कि एन उल्क मुल्तानी और कानड़ देव जो था, इनके बीच क्या हो गई थी दोस्तों? संधि हो गई थी दोनों के बीच। आया तो आक्रमण करने था, पर हो गई थी संधि। ठीक है, अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच हो गई थी संधि। अब भाई संधि हो गई थी, फिर एन उल्क मुल्क मुल्तानी ने बोला कि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ लौटूंगा कहाँ? दिल्ली, तो अलाउद्दीन खिलजी मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, एक बार अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार है वहां पर प्रस्तुत हो जाइए, मेरे साथ आप चलिए कहाँ? दिल्ली।
किसने कहा? एन उल्क मुल्क मुल्तानी ने। किससे? कानड़ देव से। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो ये कानड़ देव चौहान थे, ये जो जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली। एन उल्क मुल्क मुल्तानी के साथ कहाँ पर जाते हैं? ये दिल्ली जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये इनके दरबार में प्रस्तुत हो जाते हैं, कौन? कानड़ देव चौहान। किसके में? अलाउद्दीन खिलजी के में। लेकिन कुछ अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे कानड़ देव चौहान नाराज हो जाते हैं। ये कह देता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं किसी भी हिंदू शासक को अपने बराबर नहीं समझता, किसी में इतना साहस नहीं है कि मेरा सामना कर सके कोई भी राजपूत शासक, हिंदू शासक। इस बात से नाराज हो जाते हैं कौन? कानड़ देव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देकर वापस आ जाते हैं जालौर। ठीक है, इस तरीके से एक कहानी होती है। लेकिन देखिए, कुछ इतिहासकार तो इस बात का समर्थन करते हैं कि जो ये थे कानड़ देव चौहान, ये एन उल्क मुल्क मुल्तानी के साथ खा जाते हैं दिल्ली। ठीक है, नाराज होकर वापस आ जाते हैं कहाँ पर? जालौर। लेकिन कुछ और इतिहासकार हुए जो कुछ अलग कहानी बताते हैं। देखिए क्या है वो घटना। तो ये संपूर्ण 1305 की ही है। कब की है? 1305 की। जालौर का शासक कानड़ देव, दिल्ली का शासक एके। ठीक है, एन उल्क मुल्क मुल्तानी आया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इसका पुत्र था कौन? बीरम देव। काफी सुंदर था। थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कुछ इतिहासकार तो बोलते हैं कि एन उल्क मुल्क मुल्तानी के साथ कौन गए थे? कानड़ देव, दिल्ली। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि कानड़ देव दिल्ली नहीं गए थे उनके साथ। किसके साथ? एन उल्क मुल्क मुल्तानी के साथ। उनके साथ कौन गया था? उनका पुत्र बीरम देव। कौन गया था? बीरम देव। कहाँ गया था? दिल्ली। ठीक है, अब देखिए, बीरम देव जी पहुंच गए कहाँ पर? दिल्ली। और प्रस्तुत हो गए कहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी का दरबार बना देता हूँ। लो साहब, मैंने बना दिया अलाउद्दीन खिलजी का दरबार। यहाँ पर बैठा हुआ मान के चलो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब बीरम देव जी कहाँ पर गए हैं? दिल्ली। अब देखिए, जो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसकी एक बेटी थी, एक पुत्री थी, उसका नाम था फिरोजा। कौन? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम क्या था? फिरोजा। कानड़ देव का पुत्र कौन था? बीरम देव। अब जैसे ही ये बीरम देव यहाँ पर पहुंचा, कहाँ पर? इनके दरबार में। जैसे ही इंटर कर रहा था इस दरबार में, ये आ गया साहब यहाँ पे बीरम देव। ये दिल्ली का दरबार बना दिया है मैंने। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर पहुंच गया कौन सा? बीरम देव। यहाँ पर बैठी हुई है उनकी बेटी कौन? फिरोजा। अब जैसे ही बीरम देव यहाँ पर पहुंचा, जो उनकी बेटी थी कौन? फिरोजा। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। उसकी नजर पड़ी किस पर? बीरम देव पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीरम देव काफी सुंदर था। जैसे ही नजर पड़ी किसकी? फिरोजा की बीरम देव पर। जो ये फिरोजा थी, ये अपना दिल दे बैठी पहली ही नजर में। किसको? बीरम देव को। ठीक है, आंखों ही आंखों में इसके इजहार होने लगा। ठीक है, फिरोजा दिल दे बैठी किसको? बीरम देव को। अब इसके बाद क्या हुआ कि बीरम देव यहाँ पर पहुंच गए साहब दिल्ली में। फिरोजा दिल दे बैठ के बीरम देव को। उसके बाद जो फिरोजा थी, इसने अपने इसके जो पिता थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, उससे कहा कि भाई अगर मुझे शादी करनी है किससे? बीरम देव से। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, वो हम उनसे शादी नहीं करेंगे, वो हमारा दुश्मन है। उसने जब हमने आक्रमण किया था किस पर? गुजरात पर जिस टाइम हमने आक्रमण किया था, उस टाइम उसने हमारे जो उलूग खान नुसरत खां थे उनसे क्या छीन ली थी? जो लूटा हुआ माल था वो छीन लिया था, मूर्ति वगैरह छीन ली थी, इसलिए वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, इसलिए हम शादी उससे नहीं कर सकते। लेकिन फिरोजा जो थी वो
प्यार में बिल्कुल पागल हो गई थी, किसके, बीरमदेव की। उसने कहा कि पापा पापा शादी करूंगी तो किससे, बीरमदेव से, नहीं तो नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। शादी करूंगी तो किससे करूंगी, केवल बीरमदेव से। किसने कहा, फिरोजा ने, शादी के लिए। किससे शादी करना चाहती है, बीरमदेव से। समझ रहे हो, फिरोजा किससे शादी करना चाहती है, बीरमदेव से। लेकिन आपको पता है कि बेटी की जिद के सामने तो हर बाप को झुकना ही पड़ता है। हालांकि काफी खूंखार था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन फिर भी वो मान गया। उसने कहा ठीक है, मैं शादी करा देता हूँ, किसके साथ, बीरमदेव के साथ। अभी तक बीरमदेव को कुछ नहीं पता है इस बारे में, बीरमदेव से तो पूछा भी नहीं गया है, कुछ नहीं हुआ है। अब ये दोनों बाप बेटी बात करने में लगे हुए हैं, ठीक है। घटना कब की चल रही है दोस्तों, 1305 की ही है ये घटना। अब देखिए, अब जो था अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, जो बीरमदेव था, कौन, बीरमदेव, इससे कहा शादी के लिए, शादी के लिए कहा कि भाई बीरमदेव तू मेरी जो बेटी है फिरोजा, उससे क्या कर ले, शादी। अब बीरमदेव जो था, आपको पता ही है कि इनके जो पिता थे वो कैसे थे, प्रतापी थे, शक्तिशाली थे, कानड़देव चौहान। तो उनका बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता कि काया निकल जाए। ये भी काफी कैसा था, ये भी काफी कैसा था, वीर था। ये भी काफी वीर था, कौन, बीरमदेव, ठीक है। इसने कहा कि नहीं, मैं फिरोजा से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बीरमदेव जो था वो तो मान भी गया था शादी के लिए, लेकिन जो पिता थे इनके कानड़देव, उनको जब इस बात का पता चला था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेटी की शादी करना चाहता है बीरमदेव से, तो उन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान की बेटी के साथ ऐसे राजपूत शादी नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया था इस बात। अब देखिए, अलाउद्दीन पहले से ही गुस्सा था उनसे, किससे, कानड़देव से। अब उनकी बेटी से भी शादी के लिए मना कर दिया। अब और भी नाराज हो गया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दोस्तों, इससे आगे की बात अब हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।